सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। दोस्तों कुछ दिन पहले क्या हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का जो टायर 1 है वो कंप्लीट हो गया है कुछ दिन पहले। तो कुछ दिनों के अंदर जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों इससे पहले जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2018 में। तो उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैं 2019 में ज्वाइन किया था इंडियन रेलवे के ग्रुप डी पोस्ट पे। तो पिछले 2 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ इंडियन रेलवे के ग्रुप डी में एज ए ट्रैकमैन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरा फॉर्म प्राप्त से लेके मेरे ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र है, मेरा जर्नी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, ताकि जो कैंडिडेट आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाला है या फिर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है उन लोगों का हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं हर चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और इस वीडियो का अगर आपको अच्छी और यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिस के बारे में। तो ये जो नोटिस है ये पब्लिश हुआ था फरवरी 10, 2018 में। तो और ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर था, यानी कि CE नंबर जो था इसका वो था 02/2018। दोस्तों टोटल 16 जोन था वहाँ पे। तो टोटल 16 जोन में जो वैकेंसी था वो था 62,907 वैकेंसी था उस पर। और दोस्तों मैं अप्लाई किया था कोलकाता जोन से, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो कोलकाता जोन में टोटल वैकेंसी था 2367 और इनमें से 1155 था अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी था चंडीगढ़ में। वहाँ पे टोटल वैकेंसी था 7,832 वैकेंसी था वहाँ पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 कैटेगरी में टोटल 28 पोस्ट थे, अलग अलग पोस्ट थे। इनमें से इलेक्ट्रिकल 7 था, इंजीनियरिंग की 7 पोस्ट था, मैकेनिकल में 5, सिग्नल एंड टेलीकॉम में 4, मेडिकल में 2 और ट्रैफिक में 3। तो टोटल 28 पोस्ट था। तो कोलकाता जोन में अगर देखा जाए तो टोटल 5 कैटेगरी में टोटल 8 पोस्ट था। उनमें से इलेक्ट्रिकल में था 2, इंजीनियरिंग में 1, सिग्नल एंड टेलीकॉम में 1, मेडिकल में 1 और ट्रैफिक में 3। यहाँ पे मैकेनिकल का कोई पोस्ट नहीं था। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहता था। तो वहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में टोटल 2128 पोस्ट था वहाँ पे। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी तो था 62,907 वैकेंसी, मगर उस टाइम पे फॉर्म फिलअप हुआ था लगभग 2 करोड़ के आसपास। और उनमें से 1.89 करोड़ जो कैंडिडेट है वो अपेयर हुआ था एग्जाम में, CBT एग्जाम में। और कोलकाता जोन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल लगभग 14 लाख का फॉर्म फिलअप हुआ था कोलकाता जोन में। और कोलकाता जोन में का जो वैकेंसी था वो था 2367 वैकेंसी। तो उस हिसाब से एक पोस्ट के लिए लगभग 590 कैंडिडेट फाइट कर रहा था। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा हाई होने वाला था उस टाइम पे। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया था 30 मार्च को। तो यहाँ पे मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस था वहाँ पे देख सकते हैं, 1 नंबर पे रखा था असिस्टेंट पॉइंट्समैन पे, 2 नंबर पे रखा था गेटमैन, 3 नंबर पे हॉस्पिटल अटेंडेंट, 4 नंबर पे रखा था ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। दोस्तों ये मेरा गलती था, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसका काम बहुत ही हार्ड होता है। तो 5 नंबर में रखा था दोस्तों सिग्नल टेलीकॉम हेल्पर को, 6 नंबर पे TRD इलेक्ट्रिकल हेल्पर, 7 नंबर पे इलेक्ट्रिक हेल्पर और 8 नंबर पे रखा था पोर्टर और हेल्पर को। दोस्तों आरआरबी ग्रुप बी एग्जाम का 2 स्टेप होता है, मेन स्टेप 2 होता है। एक होता है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 2 होता है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और दोस्तों इसके बाद होता है DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होता है ME यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों ये जो CBT है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये कंडक्ट करवाता है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और इसके बाद जो चीज़ होता है यानी कि PET, DV, ME ये सब कंडक्ट करवाता है दोस्तों RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, जो कि है CBT। तो उस टाइम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों 17 सितंबर को, और ये चला था 17 दिसंबर को। लगभग 3 महीने तक ये एग्ज़ाम चला था। और हर एक दिन पे 3 शिफ्ट पे ये एग्ज़ाम होता था। तो फर्स्ट शिफ्ट में होता था 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एग्ज़ाम, और सेकेंड शिफ्ट में 12:30 से लेकर 2 तक एग्ज़ाम, और दोस्तों थर्ड शिफ्ट में होता था 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एग्जाम। दोस्तों मेरा जो CBT एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2 नवंबर को, और मेरा हुआ था सेकेंड शिफ्ट में यानी कि 12:30 से लेकर 2 बजे तक। और दोस्तों मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो था लुत्फा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जो कि मौलानदगी दुर्गापुर में है।
तो टोटल 90 मिनट्स टाइम था और क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन था और हर एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स था, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो है मैथ, जीआई, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। दोस्तों मेरा जो एग्ज़ाम था वो उतना अच्छा नहीं होता, मैं टोटल 72 अटेम्प्ट किया था, मगर मुझे लगा था लगभग 65 तक मिलेगा मुझे। 17 दिसंबर पे सीबीटी एग्ज़ाम खत्म होने के लगभग 26 दिन बाद यानी कि 12 जनवरी आंसर की रिलीज़ किया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जब आंसर की चेक किया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिससे मैं सिली मिस्टेक किया था, तो जो रॉ मार्क्स है वो बहुत ही लो हो गया था। तो मेरा जो रॉ मार्क्स निकल के आया तो उस टाइम पे वो था 50, जो कि बहुत ही लो है। तो मुझे मेरा जो उम्मीद था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कोलकाता जोन से अप्लाई किया था और कोलकाता जोन के जो काट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाता है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम था और फॉर्म फिलअप भी बहुत ज़्यादा होता है। और मेरा जो कास्ट है वो जनरल कास्ट है यानी कि अनरिजर्व, तो इसीलिए मुझे क्या लगा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्लियर करना, क्योंकि मेरा अदर जो दोस्त है बहुत सारे दोस्त 70 प्लस आंसर किया था, 70 75 कुछ इस तरह का आंसर किया था। तो मेरा तो उम्मीद उस टाइम ही ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। उसके बाद 2 महीने काट चुका था, तो उसके बाद मैं काकद्वीप गया था 2019 के मार्च महीने पे। तो 4 मार्च को इवनिंग में मेरा एक फ्रेंड कॉल किया, उससे बताया कि ऐसे ऐसे सीबीटी के जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट है वो आउट हुआ है। तो क्योंकि मेरा कुछ उम्मीद नहीं था तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया था, उस टाइम मैं बाहर था मार्केट में। तो 1 घंटा बाद मैं मार्केट से रूम पे आया, उसके बाद चेक किया तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया था और एक लिस्ट दिया गया था। तो नोटिफिकेशन ओपन किया तो वहाँ पे जो पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उनका लिस्ट दिया गया था, रोल नंबर की लिस्ट। तो वहाँ पे मेरा रोल नंबर डाला तो देखा कि लिस्ट में मेरा रोल नंबर है, तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। तो दोबारा चेक किया तो दोबारा वही सेम रिजल्ट आया, वहाँ पे सर्च रिजल्ट पे मेरा नाम जो रोल नंबर है वो था। तो दोस्तों उसके बाद में काट ऑफ चेक किया तो दोस्तों वहाँ पे जो काट ऑफ था वो अनरिजर्व के लिए काट ऑफ था 80.57238। और दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि जब आंसर की निकला था तो मेरा रॉ मार्क्स निकल के आया था 50। तो उसके बाद चेक किया मेरा जो नंबर है वो चेक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा मार्क्स। तो यहाँ पे मैं टोटल 72 आंसर किया था, उनमें से 56 राइट हुआ था और 16 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हुआ था और एक क्वेश्चन जो थे वो डाउट था। और तो मेरा जो रॉ मार्क्स था वो था 50.66667 और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वो था 83.28539, यानी कि मेरा जो रॉ मार्क्स है उससे लगभग 33 मार्क्स ज़्यादा है यहाँ पे मेरा जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मेरा जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 33 तक इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही हाई है। तो दोस्तों उस टाइम मैं बहुत शॉक्ड था और बहुत हैप्पी भी था और साथ साथ बहुत टेंशन भी हो रहा था, क्योंकि इसका जो अगला स्टेप है यानी कि पीईटी, तो उस पर रनिंग करना पड़ता है और मुझे रनिंग में उतना जो एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला था। तो दोस्तों ये जो पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट था, तो उस लिस्ट में टोटल 7103 कैंडिडेट था, जो कि जो वैकेंसी है 2367 उनकी 3 गुना है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं 10 मार्च को घर आ गया काकद्वीप से वापस और नेक्स्ट डे यानी कि 11 मार्च से मैं रनिंग प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉम्बाइंड स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ पे आर्मी, पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी या किसी भी जो एग्ज़ाम होता है उनका जो फिजिकल होता है वो इसका ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो वहाँ पे गया, वहाँ का जो ट्रेनर है पारवेज दा उनसे मुलाकात किया, उनसे डिस्कस किया। तो मुझे मालूम था टाइम बहुत कम है और चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों अदर्स जोन है उन सभी जोन पे जो पीईटी है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका था और वहाँ का जो रिजल्ट था उस हिसाब से देखा जाए तो क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट है उनका नंबर बहुत ही कम था और बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसलिए दोस्तों चांस बहुत ही ज़्यादा था, अगर ये पीईटी जो है ये क्वालिफाई कर जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों रनिंग के टाइम पे मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो था मेरा वेट, क्योंकि उस टाइम मेरा जो वेट था वो था 70 kg और जो मेरा हाइट है वो है दोस्तों 5 फीट 6 इंच। तो उस हिसाब से मेरा वेट जो था बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए रनिंग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो पारवेज दा से डिस्कस किया और लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाया, जैसे कि फूड हो गया, स्लीप हो गया, बहुत सारे हैबिट्स हो गया, उसमें चेंज लाया। तो हर एक दिन पे मैं 2 टाइम प्रैक्टिस करता था, सुबह प्रैक्टिस करता था और दोपहर के बाद प्रैक्टिस करता था और 2 टाइम रनिंग करने के बाद शाम को मैं जाता था जिम पे। तो ऐसे प्रैक्टिस करता रहा। तो दोस्तों सीबीटी की रिजल्ट आउट होने के 10 दिन बाद यानी कि 14 मार्च एक नोटिस आया और उस नोटिस पे शेड्यूल निकला गया पीईटी का। तो उसमें सभी कैंडिडेट का कौन कौन डेट में पीईटी होगा और कौन से टाइम पे होगा वो दिया गया था वहाँ पे। तो 28 मार्च से पीईटी स्टार्ट होने वाला था और 4 अप्रैल तक चलने वाला था। तो मेरा जो डेट पड़ा था वो था 4 अप्रैल।
तो टाइम मेरे पास बहुत ही कम था, इसलिए क्या करना पड़ा, हार्ड वर्क और ज़्यादा करना पड़ा, हार्ड वर्क। तो दोस्तों मैं 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये जो रनिंग है इसका प्रैक्टिस करता रहा, बहुत ही हार्ड वर्क करता रहा। एक भी दिन में मिस नहीं किया, हर एक डे 2 टाइम पे मैं दौड़ता था। तो उनमें से शायद 2 दिन होगा जिस दिन बारिश हुआ था उस दिन मिस हो गया था शायद। तो लगभग 20 डेज में प्रैक्टिस करता रहा, बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस करता था। और मेरा जो पैर है उसमें जो सीन बोन है उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, आंख पे आंसू आ जाता था दोस्तों, इतना दर्द होता था। बैट भी नहीं ठीक से बैट भी नहीं पाता था उस टाइम पे। तो 20 डेज प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों मेरा जो वेट था वो बहुत ही घट गया था। मेरा वेट 70 केजी से घट के 64 केजी हो गया था, यानी कि 20 डेज में दोस्तों मेरा 6 केजी वेट लॉस हुआ था वहाँ पे। दोस्तों कोलकाता जोन की जो पीटी है वो चला था 28 मार्च से 4 अप्रैल तक, यानी कि 8 दिन तक चला था। और हर एक दिन पे 3 शिफ्ट पे पीटी होता था, 7:30 बजे, 9:30 बजे और 11 बजे। और सभी कैंडिडेट का पीईटी जो है वो हुआ था दोस्तों ईस्टर्न रेलवे के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे कोलकाता पे। तो 3 अप्रैल को मैं कोलकाता गया था मेरे बड़े भैया के घर पे, और नेक्स्ट डे सुबह यानी कि 4 अप्रैल को मैं गया जो ईस्टर्न रेलवे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे गया। तो 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था, तो उससे पहले गया था। तो वहाँ पे एंटर किया तो 1 बाय 1 जो पेपर वर्क है वो होने लगा। और उसके बाद दोस्तों आए फाइनल पार्ट यानी कि रनिंग के टाइम। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो बहुत इजी था, यानी कि 35 केजी का जो सैंड बैग है वो लेके 100 मीटर तक जाना था, वो बहुत ही आसान था। तो उसके टाइम था 2 मिनट टाइम था उसमें, तो वो तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। उसके बाद था दोस्तों हार्ड पार्ट जो जिसमें मेरा बहुत ही डर था, तो वो स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों वहाँ पे जो ट्रैक था वो था 200 मीटर का ट्रैक, और 5 राउंड लगाना था, यानी कि 1000 मीटर लगाना था, वहाँ पे 1000 मीटर की रनिंग करना था। तो वो भी कंप्लीट हुआ, मगर रिजल्ट उस टाइम नहीं दिया था दोस्तों, क्योंकि पैर पे ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था, उसके द्वारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो किया गया था। तो ये तो कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम था वो था दोस्तों 4 मिनट 15 सेकंड की टाइम था। तो लगभग 10-11 बजे तक मेरा जो रनिंग था वो कंप्लीट हो चुका था, तो मैं बाहर आ गया था। तो वहाँ पे बोला गया कि 4 बजे तक जो RRC कोलकाता की जो वेबसाइट है वहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। तो उस टाइम मैं ट्रेन पकड़ के घर आ गया। तो उसी दिन दोस्तों इवनिंग पे रिजल्ट आउट हुआ RRC के जो कोलकाता की वेबसाइट है वहाँ पे। तो मेरा जो रिजल्ट है वो चेक किया, तो मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि 35 केजी के सैंड बैग लेके 100 मीटर तक जाना था, उस पर जो मेरा टाइम आया था वो था दोस्तों 1 मिनट 4 सेकंड। और दोस्तों जो 1000 मीटर है यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना था, वो दोस्तों मैंने कंप्लीट किया था 3 मिनट 54 सेकंड में। तो दोस्तों पीईटी तो कंप्लीट हो चुका था, और जो चांसेस है वो भी बहुत ही हाई हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो पीईटी होता वो होता लास्ट डेट पे। और इससे पहले जिसका जो पीईटी हुआ था उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हर एक दिन में जो क्वालिफाई कर रहा था उसका जो नंबर थे वो जो नॉट क्वालिफाई है उसका नंबर से बहुत ही कम था, यानी कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था इससे पहले जो डेट है उस पर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो नंबर है वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे तो टोटल 7103 कैंडिडेट को बुलाया गया था पीईटी के लिए। तो उनमें से 5829 जो कैंडिडेट है वो प्रेजेंट था, और 1274 जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट था। जो प्रेजेंट कैंडिडेट था दोस्तों उनमें से टोटल 2549 जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर रहा था वहाँ पे, और 3280 कैंडिडेट वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया था दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली दोस्तों, जो वैकेंसी था दोस्तों कोलकाता जोन पे वो था 2367। तो इनमें से क्वालिफाई कर पाया सिर्फ 2549। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वैकेंसी से सिर्फ 182 कैंडिडेट जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वालिफाई करा था पीईटी में। इसके बाद दोस्तों वेट करने लगा डीबी के लिए। तो फाइनली 19 अप्रैल को जो है दोस्तों डीबी का जो शेड्यूल है वो निकाला गया। तो उनमें सभी कैंडिडेट का डेट और टाइम वहाँ पे दिया गया था। तो दोस्तों इस लिस्ट में टोटल 2371 कैंडिडेट को इस लिस्ट में नाम था, और दोस्तों कोलकाता जोन में जो वैकेंसी था वो था दोस्तों 2367। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो अदर्स जोन है उन जोन में क्या होता है, डीबी के लिए एक अलग से जो काट ऑफ है वो रखा गया था, क्योंकि उन सभी जोनों में क्या होता है दोस्तों, जो वैकेंसी है उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो पीईटी पे क्वालिफाई किया था, मगर कोलकाता जोन पे ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों आदर्श जोन में वैकेंसी का 1.2 गुना कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया था, और उस हिसाब से जो डीबी के लिए जो काट ऑफ है वो तैयार किया गया था। मगर कोलकाता जोन में अगर देखा जाए तो 23 से 67 जो वैकेंसी है उनका जो अगर 1.2 गुना किया जाए तो यहाँ पे निकल के आता है 2840 कैंडिडेट। तो जो कि इतना कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया था पीईटी। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, कोलकाता जोन में जो भी कैंडिडेट पीईटी क्लियर किया था उन सभी को डीबी के लिए बुलाया गया था वहाँ पे।
तो कोलकाता जोन की डीबी स्टार्ट हुआ था 30 अप्रैल को और ये चला था 22 मई तक, यानी कि टोटल 23 डेज तक ये जो डीबी है ये चला था। और हर एक दिन में 2 शिफ्ट पे ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो हो रहा था। एक है मॉर्निंग शिफ्ट जिसका रिपोर्टिंग टाइम था 9 से 12 तक, और एक है इवनिंग शिफ्ट जिसका रिपोर्टिंग टाइम था 1 से 4 तक। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये हुआ था आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे हुआ था, जो कि है राइट्स बिल्डिंग पे। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 2 मई को, और मेरा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, यार मेरे जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 9 से 12 तक। उस दिन टोटल 180 कैंडिडेट को बुलाया गया था। 90 कैंडिडेट को बुलाया गया था फर्स्ट शिफ्ट में और अदर्स 90 कैंडिडेट को बुलाया गया था सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था लगभग 12 बजे से। तो सबसे पहले हुआ बायोमेट्रिक, उसके बाद जो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हुआ, जेरोक्स कॉपी और अटेस्टेड को भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ा, और उसके बाद स्कैन हुआ, डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ, और फाइनली दिया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के जो एडमिट है वो दिया गया फाइनली। तो मेरा जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो वेन्यू था वो था दोस्तों हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जो कि नेक्स्ट डे पे ही मेरा मेडिकल एग्जाम होने वाला था। दोस्तों यहाँ पे जो कोलकाता जोन है यहाँ पे टोटल 7 हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और वो 7 हॉस्पिटल है दोस्तों हावड़ा, सियालदा, लिलुआ, काचरापाड़ा, आसनसोल, मालदा और जमालपुर। ये 7 हॉस्पिटल जो है यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होता है। तो नेक्स्ट डे यानी कि 3 मई को मैं सुबह 8 बजे गया हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पे। उस दिन वहाँ पे टोटल 40 कैंडिडेट आए थे, और ये जो मेडिकल एग्जाम है स्टार्ट हुआ था लगभग 10 बजे से। तो सबसे पहले हुआ पेपर वर्क, उसके बाद हुआ फोटो सिग्नेचर, और उसके बाद ही मेडिकल एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो चेक हुआ वो है आँख। तो आँख की बहुत सारे टेस्ट हुआ। सबसे पहले हुआ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, उसके बाद हुआ नियर विजन टेस्ट, डिस्टेंस विजन टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट, और फाइनली लेजर से आँख का जांच किया गया अच्छे तरह से। तो उसके बाद हुआ दोस्तों एक्सरे हुआ, ब्लड प्रेशर और जो यूरिन है वो टेस्ट हुआ, और प्राइवेट पार्ट जो है वो भी चेक किया गया नेकेट करके, या आपका हाइड्रोसिल है कि नहीं वो चेक किया गया। लगभग 4 बजे तक सभी टेस्ट कंप्लीट हो गया था। उनके बाद सभी कैंडिडेट को वेट करने के लिए बोला गया, क्योंकि अगर किसी का कोई फॉल्ट है तो वहाँ पे बोला जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो दोस्तों मेडिकल हुआ था, अगर किसी का कोई फॉल्ट है तो वहाँ पे बोल दिया गया था, और उसके लिए री मेडिकल का भी एक डेट दिया गया था। तो हम लोग सभी वेट करने लगे वहाँ पे। तो लगभग 6 बजे तक वेट किया, उसके बाद बोला गया किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग घर जा सकते। तो 6 बजे के बाद वहाँ से निकला और घर आया। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ही हाई हो गया था, और चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। तो इसके बाद जो बारी था वो था दोस्तों पैनल की बारी, जो पैनल है वो निकलने की बारी था। तो इसके लिए वेट करने लगे दोस्तों। आदर्श जो जोन है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो जाने के 10 या 15 दिन के बाद ही जो पैनल है वो निकल दिया गया था, मगर कोलकाता जोन पे ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों कोलकाता जोन पे बहुत सारे कैंडिडेट के प्रॉब्लम था, जिनका डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, बहुत सारे जो है वो डीबी के दिन और मेडिकल के दिन एब्सेंट था। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों शायद लोको पायलट या फिर जेई का कुछ एग्जाम चल रहा था, कोई भी एक, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम नहीं, मगर एग्जाम चल रहा था। इसलिए क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टाइम के जो टाइम है उस टाइम पे एब्सेंट थे। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो जिसके बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, फोटो सिग्नेचर मिसमैच हुआ था। तो इन 3 कैटेगरी के जो कैंडिडेट है इनके लिए अलग अलग नोटिस निकाला गया, बहुत सारे इनको दूसरा मौका दिया गया, तीसरा चौथा मौका दिया गया बार बार इन लोगों को। तो फाइनली 16 जुलाई की इवनिंग पे ये जो प्रोफेशनल पैनल है ये निकाला गया, लिस्ट जो है वो निकाला गया। तो लिस्ट में मेरा रोल नंबर डाल के सर्च किया तो उस लिस्ट में मेरा नाम था। दोस्तों ये जो पैनल है इस पे टोटल 1979 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था इस पे, और 38 कैंडिडेट ऐसा था जिनका ये इस लिस्ट में रोल नंबर था, मगर इनका डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, इसका बाद में वेरिफिकेशन होने वाला था। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल पैनल निकलने के बाद बारी था कॉल लेटर रिसीव करने की बारी। तो इसके लिए वेट करने लगे हम सभी कैंडिडेट। इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे नोटिस आया जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच था उनके रिगार्डिंग, तो उनको बार बार मौका दिया गया। तो उसके बाद दोस्तों फाइनली 27 अगस्त से ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करना स्टार्ट हो गया था। तो फाइनली सभी इंतज़ार खत्म हुआ दोस्तों 2 सितंबर को। तो मेरे हाथ में आया मेरा कॉल लेटर। तो वो जो मोमेंट था दोस्तों आपको बता नहीं सकता, इतना हैप्पी था सभी। मैं तो बहुत खुश था, मेरा मम्मी पापा भी बहुत खुश था उस टाइम पे। तो कॉल लेटर जो है ओपन किया तो मेरा जो डिवीजन वहाँ पे दिया गया था दोस्तों वो था आसनसोल डिवीजन। कोलकाता जोन में दोस्तों 4 डिवीजन है, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। और दोस्तों मेरा जो पोस्ट दिया गया था वो था ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो दोस्तों कॉल लेटर ओपन करने के बाद उसके अंदर से जो निकल के आया था उसमें था 2 ज्वाइनिंग लेटर, एक था इंस्ट्रक्शन, एक था इंट्रोडक्शन फॉर्म और 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 4 पेज का एक था दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। और वहाँ पे दोस्तों मेंशन किया गया था कि ये सारे फॉर्म और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो फिलअप करके मुझे 13 सितंबर या फिर उससे पहले आसनसोल डिवीज़न के जो हेड ऑफिस है यानी कि DRM बिल्डिंग वहाँ पे जाके सबमिट करना था मुझे।
तो 1 बाय 1 में सभी फॉर्म फिलअप किया, अटेस्टेशन करवाया गेजेटेड ऑफिसर से, और जो सारी फॉर्म है वो जेरोक्स करवाया, सभी पेपर्स क्रिएट किया, जो फोटो है वो भी निकला। और दोस्तों फाइनली 9 सितंबर को मैं गया आसनसोल के जो डीआरएम ऑफिस है, डीआरएम बिल्डिंग है, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ और एक बार फोटो सिग्नेचर हुआ वहाँ पे, और एनपीएस फॉर्म का जो है वो फिलअप करना पड़ा वहाँ पे। और दोस्तों मेरा क्योंकि पहले से ही मेरा कोई सैलरी अकाउंट नहीं था, तो वहाँ पे ही एक सैलरी अकाउंट क्रिएट करवाया एसबीआई पे वहाँ पे। तो उस दिन का काम तो टोटल कंप्लीट हो गया था, मगर फिर भी हम लोगों को सभी को बोला गया कि आप लोगों को 13 तारीख आना है, तो उस दिन घर आ गया था। और उसके बाद फिर से 13 सितंबर को हम सभी कैंडिडेट वहाँ पे गया। तो जो कैंडिडेट पहले सबमिट नहीं किया था वो सभी कैंडिडेट ने वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सभी का सबमिट किया। और हम लोगों को बोला गया कि 17 सितंबर जो है सभी को आना है आसनसोल पे, और आसनसोल के ड्रो एंड हॉल पे एक सेमिनार होगा, वहाँ पे आना है। तो उस दिन के लिए तो हम लोग घर पे आ गए सभी। उसके बाद दोस्तों 17 सितंबर को सभी गए ड्रो एंड हॉल पे आसनसोल के, तो वहाँ पे एक सेमिनार हुआ। वहाँ पे सभी जो ऑफिसर्स है, डीआरएम एडीआरएम सभी है वहाँ पे मौजूद था वहाँ पे। तो वहाँ पे स्पीच दिया, वहाँ पे एक सेमिनार जैसा हुआ। और सेमिनार के एंड पे दोस्तों सभी कैंडिडेट को एक फाइल दिया गया, और उन फाइल में दोस्तों सभी कैंडिडेट का जो पोस्टिंग है वो उसका पोस्टिंग लिस्ट दिया गया था वहाँ पे। तो दोस्तों मेरा जो पोस्टिंग दिया गया वो दिया गया था आसनसोल डिवीजन की सिवरी सेक्शन पे, जो कि मेरा जो घर है वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे लगभग जितना सारे कैंडिडेट्स थे उनके जो नियरेस्ट स्टेशन और नियरेस्ट सेक्शन है वहाँ पे ही सभी को पोस्टिंग दिया गया। हालांकि कुछ कैंडिडेट ऐसा था जिसका पोस्टिंग दूर हुआ था, मगर मैक्सिमम कैंडिडेट का जो पोस्टिंग था वो आपकी जो खुद का जो डिस्ट्रिक्ट है वो होम डिस्ट्रिक्ट पे ही हुआ था। तो दोस्तों उस दिन टोटल 104 कैंडिडेट था, जिनमें से 20 कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दिया गया सिवरी सेक्शन पे। तो उस दिन तो हम लोग घर आ गया था। और नेक्स्ट डे यानी कि 18 सितंबर को हम सभी गए सिवरी की सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस है, यानी कि एसएससी पीयूए सिवरी, वहाँ पे गए हम लोग। तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट किया। तो 18 सितंबर से दोस्तों सिवरी की जो सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस है वहाँ पे रोज रिपोर्टिंग करना पड़ता था, क्योंकि ये मेरे घर से 50 किमी है, तो मैं रोज अप डाउन करता था। तो 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे डेली। और इस दौरान हम लोगों को खास कुछ काम नहीं था, छोटा मोटा काम करना पड़ता था। और ऑफिस में पेपर वर्क हो रहा था उस टाइम पे, फोटो सिग्नेचर पेपर्स फॉर्म सभी सबमिट करना पड़ता था उस टाइम पे वहाँ पे। तो फाइनली 30 सितंबर को गैंग ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। तो सिवरी सेक्शन पे दोस्तों टोटल 13 गैंग था उस टाइम पे, और मुझे जो गैंग दिया गया था वो था 4 नंबर गैंग, जो कि पांडेसर में है। तो सभी गैंग में 2, 3 या फिर 1 कैंडिडेट को दिया गया था पोस्टिंग। तो मेरे साथ और 2 कैंडिडेट था जिनका पोस्टिंग पांडेसर में जो 4 नंबर गैंग है वहाँ पे दिया गया था। तो नेक्स्ट दिन यानी कि 1 अक्टूबर को मैं गया पांडेसर। तो वहाँ पे जो गैंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो वहाँ पे जाके मेट जो होता है उसको सबमिट किया। तो उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग है वहाँ पे, और उसी दिन से मेरा जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हो गया था, यानी कि 1 अक्टूबर से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों ये जो पांडेसर है ये मेरे घर से लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसका। तो मैं रोज अप डाउन करता था वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा लॉन्ग है, और यहाँ पे जो रूट है बस रूट है वो उतना अच्छा नहीं है। मगर मेरा जो नियरेस्ट स्टेशन है मेरा घर से वो है दुबराजपुर, जो कि है 30 किलोमीटर। तो मैंने एक ऑन रिक्वेस्ट डाला था उस टाइम पे, और 4 महीने के बाद यानी कि 2020 के फरवरी मंथ में मैं आ गया दुबराजपुर गैंग पे। वहाँ पे जो गैंग नंबर था वो था गैंग नंबर 8, तो वहाँ पे आ गया। तो उसके बाद से मैं आज तक वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ एज ए ट्रैकमैन। तो दोस्तों ये था फॉर्म फिलअप से लेकर ज्वाइनिंग तक का मेरा जो सफ़र था, यानी कि जर्नी था, उनका डिटेल्स और सारी चीज़ जो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करने से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए जाते जाते एक बार जो टाइम टेबल है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों 10 फरवरी 2018 को नोटिस आया था, और ये जो नोटिस नंबर था वो था CEN02 2018। उसके बाद 30 मार्च को मैं अप्लाई किया था इस पर। दोस्तों इसके बाद 17 सितंबर 2018 से शुरू हुआ था CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है वो स्टार्ट हुआ था। और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2 नवंबर 2018 पे। और दोस्तों ये जो CBT एग्ज़ाम है ये चला था 17 दिसंबर तक, यानी कि 3 महीने तक चला था ये एग्ज़ाम। उसके बाद 12 जनवरी 2019 को निकला आंसर की। और उसके बाद दोस्तों 4 मार्च 2019 पे CBT एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आउट हुआ था, और PET के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट दिया गया था वहाँ पे। और दोस्तों 28 मार्च से स्टार्ट हुआ PET, और ये चला था दोस्तों 4 अप्रैल तक, यानी कि 8 दिन तक चला था ये PET। और मेरा जो PET हुआ था दोस्तों वो लास्ट डेट पे हुआ था, यानी कि 4 अप्रैल को हुआ था, और उसी दिन इवनिंग पे रिजल्ट आउट हुआ था दोस्तों इस PET का। उसके बाद दोस्तों 30 अप्रैल से शुरू हुआ था DV, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है
उसका नेक्स्ट दिन पे ही आपको मेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है। तो 30 अप्रैल को शुरू हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 1 मई से शुरू हुआ था मेडिकल एग्जामिनेशन। और दोस्तों मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हुआ था 2 मई को और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था 3 मई को। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये चला था 22 मई तक, यानी कि 23 डेज तक चला था ये। और मेडिकल एग्जाम चला था उसका अगला दिन तक, यानी कि 23 मई तक। उसके बाद 16 जुलाई 2019 पे निकला गया प्रोफेशनल पैनल, जिनमें 1979 कैंडिडेट का लिस्ट था वहाँ पे। उसके बाद 2 सितंबर मुझे कॉल लेटर मिला और 13 सितंबर को ये जो कॉल लेटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, वो सभी सबमिट किया मैं आसनसोल के DRM ऑफिस पे। उसके बाद 17 सितंबर को आसनसोल के ड्रो एंड हॉल पे सेमिनार हुआ जहाँ पर 104 कैंडिडेट मौजूद था। तो उन सभी कैंडिडेट को पोस्टिंग लिस्ट दिया गया। उनका नेक्स्ट डे यानी कि 18 सितंबर को मैं ज्वाइन किया SSC POS यूरिक पे। तो उसी दिन से मेरा जो इंडियन रेलवे की जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद 30 सितंबर को गैंग ज्वाइनिंग जो लेटर है वो दिया गया था। और नेक्स्ट डे यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से मैं गैंग ज्वाइन किया और उसी दिन से मेरा जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको अच्छे लगे और यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो कैंडिडेट ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाला है या फिर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है उनका हेल्प हो जाए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आने वाला है। और दोस्तों मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने के बाद जो जो चीज़ हुआ उसका वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूँ 2 साल पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल्स में तो आप देख सकते हैं। आपका ये जो मेरा चैनल है उसका प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा RRB ग्रुप डी एग्जाम। तो वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। और वो जो प्लेलिस्ट है दोस्तों उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे से भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद बहुत सारी रेलवे की ग्रुप डी के एग्जाम के रिलेटेड वीडियोज़ आने वाला है। तो उन सभी वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट में सभी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उनमें से होगा दोस्तों CBT के जो मेरे एक्सपीरियंस था उसका रिलेटेड वीडियो होगा, मेरा जो प्रिपरेशन था उसके रिलेटेड वीडियो होगा, और उसके बाद कैसे कैसे मैं रनिंग प्रैक्टिस करता था उसके रिलेटेड वीडियो होगा। PET में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ किसी का, वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में क्या क्या हुआ इसके रिलेटेड सारी डिटेल्स वीडियो में डालने वाला हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लगना, क्योंकि आगे आपका बहुत ही हेल्प होगा इस चैनल से। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।